हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एक बार फिर से सुरेश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ICAR टेक्नीशियन T1 का जो 28 फरवरी 2022 को शिफ्ट 2 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके सोशल साइंस के पूरे 25 क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन, जिससे कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में जो 7 और 8 फरवरी जो 7 और 8 जुलाई को होने वाला है ICAR टेक्नीशियन T1 का, उसमें अगर कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर पाएँ। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? निम्नलिखित कौन सी पहाड़ियाँ पर्वतमालाएं पूर्वांचल हिमालय का एक हिस्सा हैं? कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वांचल हिमालय का एक हिस्सा हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा पूर्वांचल हिमालय है ये पूर्वी साइड में पाया जाता है, इसीलिए हम इसे पूर्वी पहाड़ियाँ भी कहते हैं। और ये अपसादी चट्टानों से मिलकर बना होता है। ये पूर्वी हिमालय भी कहते हैं इसे, और ये अपसादी चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। साथ में इसमें नागा पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, मणिपुर पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, और मीजो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, और साथ में पटकई पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो हमसे पूछा क्या है इसमें? हमसे पूछा है पूर्वांचल हिमालय का जो हिस्सा है पहाड़ियाँ वो पूछी हैं। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, पटकई भी पाई जाती हैं और मीजो भी पाई जाती है, नागा भी पाई जाती है और मणिपुरी भी पाई जाती हैं, लेकिन ऑप्शन में पटकई और मिसमी दिए हैं। तो 4 विल बी द राइट आंसर। हमारा 4 विल बी द राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, सैफिर सिम्पसन स्केल का उपयोग को मापने के लिए किया जाता है। किसे मापने के लिए किया जाता है? तो इसका जो आंसर है वो तो ये हो जाएगा, हरिकेन की इंटेंसिटी को मापने के लिए किया जाता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इसकी जो रेंज होती है मापने की, इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है? 1 से 5 तक होती है। इसकी रेंज कितनी होती है? 1 से लेकर 5 तक होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हमसे क्या पूछा है? कौन सा कथन गलत है? तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम था वो 1972 में आया था, जिसमें कितनी धाराएं थी? जिसमें 66 धाराएं थी और 6 अनुसूचियां थी। ठीक है, तो इसमें 66 धाराएं थी और 6 अनुसूचियां थी। साथ में ये राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। इसी के तहत, इसी अधिनियम के तहत राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। और ये देखिए 1972 में लागू हुआ था, ये भी सही है। इसने राष्ट्रीय वन्यजीव नामक एक वैधानिक निकाय का गठन किया था, ये भी सही है। लेकिन इसमें जो दिया है ना, इस अधिनियम में 7 अनुसूचियां थी, ये गलत है। जैसे कि मैंने बताया ना, इसमें 7 अनुसूचियां नहीं थी, इसमें कितनी? 6 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? 6। और इसमें 7 दिया है और हमसे गलत ही पूछा है, तो हमारा डी विल बी द राइट आंसर। 4 नंबर आंसर हमारा जो है वो गलत हो जाएगा और ये हमारा सही आंसर है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है भाई? देखते हैं। पहली बार जेल की निर्वाह लागत सिद्धांत का उपयोग करते हुए भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा की चर्चा किसने की थी? तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर तो दादाभाई नेरोजी हो जाएगा। इसका आंसर तो दादाभाई नेरोजी हो जाएगा। लेकिन जो दादाजी नेरोजी थे, दादाभाई नेरोजी, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और साथ में इन्होंने गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले ये पहले व्यक्ति थे। गरीबी की अवधारणा पर जो बात की थी, चर्चा की थी, ये पहले व्यक्ति थी ये अवधारणा की चर्चा करने वाले गरीबी पे। और साथ में इन्होंने जेल की निर्वाह लागत एक सिद्धांत का उपयोग किया, जिसमें जो जेल में रहने वाले लोग हैं उनकी कीमत तय की थी। ठीक है, और इनकी एक बुक थी जिसका नाम था, क्या नाम था? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या था? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे और 7वें अध्यक्ष भी रहे हैं। कौन से? 2 नंबर के और 7 नंबर के अध्यक्ष जो रहे हैं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। कौन? दादाभाई नेरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ
इंडिया, जिन्होंने एक सिद्धांत और दिया था जिसे धन निष्कासन का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? धन निष्कासन का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, धन निष्कासन का सिद्धांत भी दादा भाई नेहरू जी ने ही दिया था। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा इसका पूरा एक्सप्लेनेशन। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है भाई? निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करिए जो दी गई घटनाओं को सही काल अनुक्रम में व्यवस्थित करता है। तो पहला दिया है म्यूनिख समझौता। म्यूनिख समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो मैं आपको बता दूं, ये जो म्यूनिख समझौता था इस पर 1938 में हस्ताक्षर किए गए थे। कब? 1938 में हस्ताक्षर किए गए थे। तो म्यूनिख समझौता तो हो गया 1938। कब हो गया? 1938 हो गया। और प्लस में फिर क्या है? जर्मनी और जापान के बीच एंटी कॉमिंटर्न संधि का हस्ताक्षर कब हुए थे? तो ये जो हुए थे ये 1936 में हुए थे। कब हुए थे? 1936 में हुए थे। और जर्मनी, इटली और जापान के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो ये 1940 में हुए थे। कब हुए थे? 1940 में हुए थे। तो अब आप खुद से लगा सकते हैं, दूसरा, पहला और तीसरा। ये कौन सा है? 3 नंबर। दूसरा, तीसरा, दूसरा, पहला और तीसरा, क्योंकि 1936 पहले आता है, फिर 1938, फिर 1940। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? हमसे क्या पूछा है? कौन सा कथन सही है? प्रच्छन्न बेरोजगारी की स्थिति में लोगों को रोजगार तो मिलता है लेकिन उसकी वास्तविक उत्पादकता शून्य रहती है। हाँ भाई, ये बात तो सही है। क्या है? ये बात तो सही है। साथ में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन भारतीय सर्वेक्षण द्वारा रोजगार एवं बेरोजगारी पर वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण आयोजित किया जाता है। नहीं भाई, ये गलत है। तो हमारा जो सही आंसर होगा 1, केवल ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। उस विकल्प का चयन करें जो इन राजनीतिक दलों को उनके गठन के वर्ष के अनुसार काल अनुक्रम में व्यवस्थित करता है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो राष्ट्रवादी कांग्रेस है, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस का जो गठन हुआ था वो 1999 में हुआ था। कब हुआ था? 1999 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष शरद पवार जी थे। जिसके अध्यक्ष शरद पवार जी हैं। और फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसका जो गठन हुआ था 25 में हुआ था, 1925 में हुआ था। कब हुआ था? 1925 में। उसके बाद हमारी आती है भारतीय जनता पार्टी, इसका जो गठन हुआ था ये 1980 में हुआ था। कब हुआ था? 1980 में। और साथ में ये चौथे नंबर पे है अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, इसका जो गठन हुआ था ये गठन हुआ था 1972 में। कब हुआ था? 1972 में। तो इससे हमें पता चल रहा है जो सबसे पहले इन पार्टियों में, इन चारों पार्टियों में सबसे पहले अगर किसी का गठन हुआ है तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है। उसके बाद अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ का हुआ था। फिर उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ और लास्ट में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। तो 2, 4, 3, 1 विल बी द राइट आंसर। 1 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है, ये हमसे पूछा गया है। देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। दल बदल विरोधी कानून के अनुसार यदि कोई विधायक दल बदलता है या बदलती है तो वह विधायिका में अपनी सीट खो देगा। हाँ भाई, ये बात तो सही है, ऐसा होता है। अगर कोई विधायक दल बदलता है तो वो अपनी विधायिका की सीट खो देगा, ये सही है। और भारतीय संविधान का 52वां संशोधन दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, ये भी सही है भाई। 52वां संविधान संशोधन जो था उसी में तो दल बदल विरोधी कानून लागू किया गया था। फिर उसके बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश के अनुसार चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार के लिए स्वयं की संपत्ति और स्वयं के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का विवरण देते हुए एक हलफनामा दाखिल करना अनिवार्य है, ये बात भी सही है।
और चौथा नंबर है दल बदल विरोधी कानून को भारतीय संविधान में 1971 में 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। भाई ये तो सही है, 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, लेकिन ये जो दिया है 1971 यही गलत है हमारा, इसी वजह से हमारा पूरा ऑप्शन गलत हो गया। लेकिन ये जो हुआ था 52वां संविधान संशोधन, ये 1985 में हुआ था। कब हुआ था? 1985 में हुआ था, और 10वीं अनुसूची शामिल की गई थी, उसी में दल बदल विरोधी कानून आया था। तो इसमें क्योंकि 1971 दिया है और हमसे गलत ही पूछा है, तो हमारा यही 4 नंबर आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित कथन किसने कहा है? क्या प्रिंटिंग प्रेस प्रगति का सबसे शक्तिशाली इंजन है और जनमत वह शक्ति है जो निरंकुशता को दूर कर देगी? तो ये कथन किसने कहा था? तो मैं आपको बता दूं, ये कथन लुई सेबेस्टियन मर्सियर ने कहा था, ठीक है, जो कि फ्रांस के एक बहुत बड़े नॉवलिस्ट हैं। कौन है? नॉवलिस्ट हैं, ये फ्रांस के बहुत बड़े नॉवलिस्ट हैं। इन्होंने ये कथन कहा था, लुई सेबेस्टियन मर्सियर। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्या कहता है भाई, देखते हैं। मैक्सिको से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो मैक्सिको को 1934 में स्वतंत्रता मिली थी? नहीं भाई, ये तो भाई गलत है, क्योंकि ये पहला ही आंसर गलत हो गया, क्योंकि ये 1934 में भी स्वतंत्रता नहीं मिली थी मैक्सिको को जो स्वतंत्रता मिली थी वो 1881 में मिली थी। कब मिली थी? 1881 में मिली थी स्वतंत्रता। तो भाई मैक्सिको को स्वतंत्रता 1881 में मिली थी। और दूसरा ऑप्शन क्या है? मैक्सिको में राष्ट्रपति के चयन के लिए 6 साल में चुनाव होते हैं। हाँ, ये बात सही है, 6 साल में ही चुनाव होते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो 6 साल में होता है। अपने यहाँ तो भारत देश में 5 साल में हो जाता है, लेकिन मैक्सिको में 6 साल में होता है। फिर तीसरा है, मैक्सिको राजनीति में इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशन पार्टी का वर्चस्व है। हाँ भाई, ये बात भी सही है, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी का वर्चस्व है। तो पहला तो गलत हो गया, क्योंकि इसका आंसर जो सही होगा वो 1881 होगा, और इसमें 1934 दिया है, तो ये पहला गलत हो गया। और हमसे सही पूछा है, तो 2 और 3 हमारे सही हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिए हैं। तो 3 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहता है? किस समूह के लोग वंशवादी शासकों के पास सत्ता के दृढ़ीकरण के पक्ष में नहीं थे? क्या नहीं थे? केंद्रीकरण के पक्ष में नहीं थे। तो इसका जो आंसर होगा, उदारवादी लोग। कौन लोग? उदारवादी लोग जो थे वो सत्ता के केंद्रीकरण के पक्ष में नहीं थे, ठीक है। बाकी सारे लोग उग्र सुधारकारी, रूढ़िवादी, लोकतांत्रिक, बाकी सब केंद्रीकरण के पक्ष में थे, लेकिन जो उदारवादी लोग थे वो वंशवादी शासकों के पास सत्ता के केंद्रीकरण में नहीं थे। तो इसका आंसर तो 4 हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा 42वां संविधान संशोधन है ये सन 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। 1976 में हुआ था, और इसमें 3 नए वर्ड जोड़े गए थे। कौन कौन से जोड़े गए थे? एक तो समाजवादी जोड़ा गया था। कौन सा? समाजवादी जोड़ा गया था। दूसरा धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था, और तीसरा हमारा अखंडता जोड़ा गया था। एक बात तो ये हो गई, तो इसका आंसर तो धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा, क्योंकि इसके अलावा भाईचारा, स्वतंत्रता, समानता तो नहीं जोड़ा गया था। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया, तो इसका तो आंसर 3 धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा सही। इसके साथ ही मैं आपको और बता दूं, ये जो 42वां संविधान संशोधन था ये 1942 में हुआ था, और इसमें 3 वर्ड ये जोड़े गए थे। और 42वें संविधान को हम लघु संविधान भी कहते हैं। जो 42वां संविधान संशोधन था इसे हम लघु संविधान भी कहते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध सड़क शेरशाह सूरी मार्ग डैश के नाम से भी जाना जाता है, यह डैश तक जाता है। तो ये जो शेरशाह सूरी जी थे, ये जो रोड है शेरशाह सूरी मार्ग जो था वो अब राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 हो गया। कौन सा? NH1 बन गया है, जो कि दिल्ली से अमृतसर तक जाता है। कहाँ से? दिल्ली से अमृतसर तक जाता है। और जो हमारे शेरशाह सूरी जी थे ना, इन्होंने सूरी साम्राज्य की स्थापना भी की थी।
जो स्थापनाकर्ता थे वो शेरशाह सूरी ही थे, सूरी साम्राज्य के। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है हमसे, खलीफा की अल्पकालिक शक्तियों को संरक्षित करने के लिए डैश में खिलाफत समिति का गठन किया गया। ये हमसे पूछा है कि खलीफा की अल्पकालिक शक्तियों को संरक्षित करने के लिए खिलाफत समिति का गठन कब किया गया था। तो मैं आपको बता दूं, ये बम्बई में मार्च 1919 में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? बम्बई में। कहाँ? बॉम्बे में, क्योंकि उस टाइम उसका नाम, मुंबई का नाम बॉम्बे था। तो बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था अल्पकालिक शक्तियों को संरक्षित करने के लिए खलीफा की। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप चैनल पे नए हैं तो क्वेश्चन नंबर 15, भारत में मानसून के आगमन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला कथन है, हिंद महासागर के ऊपर एक निम्न दाब क्षेत्र बनने की वजह से जून की शुरुआत में वर्षा होती है। हमसे क्या पूछा है, ये जून की शुरुआत में वर्षा होती है? नहीं भाई, ये तो बात गलत है। जून की शुरुआत में ऐसा कुछ भी नहीं कि जून की शुरुआत में ही वर्षा होती है। और फिर दूसरा है, देश में सर्वाधिक वर्षा भारत के पूर्वी भाग में होती है। हाँ, ये बात सही है, पूर्वी भाग में होती है वर्षा। तो इसका तो आंसर 2 हो जाएगा सही, मतलब केवल दूसरा नंबर ऑप्शन जो कि 3 नंबर में दिया है, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। आपको बता दूं, हमारे देश में अगर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है तो वो स्थान का नाम है मासिन राम। क्या है? मासिन राम, जो कि मेघालय में है। कहाँ पे है? जो कि मेघालय में है मासिन राम। वहाँ पे हर समय वर्षा होती रहती, थोड़ी थोड़ी देर के बाद, पूरी साल ही वर्षा चलती रहती, साल के 12 महीने वर्षा चलती रहती है, थोड़ी थोड़ी देर के रुकने के बाद वर्षा चलती रहती है यहाँ पे। तो ये मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा मासिन राम में ही होती है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, डैश को तीसरे स्टेट की वर्साई के टेनिस कोर्ट में एकत्र हुए स्वयं को नेशनल असेंबली घोषित किया। किसने किया था भाई? स्वयं को वर्साई ने के टेनिस कोर्ट में एकत्र हुए और स्वयं को नेशनल असेंबली घोषित जो किया था वो 20 जून 1789 को किया था। कब किया था? 20 जून 1789 को किया था। और ये फ्रांस के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए किया गया था। मतलब जो लोग हैं वो तितर बितर ना हो, इस टाइप की कसम खाई थी 20 जून 1789 में। ठीक है, जो फ्रांस का संविधान बनना था ना, तो उसका प्रारूप तैयार करने के लिए लोग इधर उधर तितर बितर ना हो, इसके लिए सब लोगों ने मिलके कसम खाई थी 20 जून 1789 को। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, कोसोवो का जातीय नरसंहार किसके शासनकाल में हुआ था? किसका? कोसोवो का जातीय नरसंहार किसके शासनकाल में हुआ था? तो मैं इसका आंसर बताने से पहले आपको बता दूं, ये जो कोसोवो है, ये कोसोवो नाम का एक युद्ध हुआ था जो कि 1998 से 1999 तक चला था। कब से? 1998 से 1999 तक चला था। इसमें बहुत सारी मौतें हुई थी। तो ये किसके शासनकाल में हुआ था? स्लोबोडन मिलोसेविक। किसके? स्लोबोडन मिलोसेविक के शासनकाल में हुआ था कोसोव का जातीय नरसंहार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हमसे इसमें पूछा है कि कौन सा कथन गलत है। तो अप्रैल 2000 में बोलीविया सरकार ने देश में मार्शल लॉ लागू किया था। हाँ भाई, 2000 में बोलीविया सरकार ने मार्शल लॉ लागू किया था। दूसरा ऑप्शन है, ये तो सही हो गया, पहला तो सही हो गया भाई, पहला तो सही है। पानी के निजीकरण के विरोध का नेतृत्व 2001 में सोशलिस्ट पार्टी ने किया था। नहीं भाई, ये गलत है, क्योंकि ये 2001 में नहीं किया गया था। ये जो पानी के निजीकरण के विरोध में नेतृत्व जो था वो 2001 में नहीं किया गया था। ये तो 1999 से 2000 के बीच किया गया था। 1999 से 2000 के बीच किया गया था। 1999 से लेकर 2000 के बीच किया गया था। और ये सोशलिस्ट पार्टी के द्वारा नहीं किया गया था, ये तो समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया था। किसके? समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया था।
ठीक है, तो यही हमारा गलत हो जाएगा और इसका जो सही आंसर है वो यही हो जाएगा। लेकिन हम अगला क्वेश्चन वो ऑप्शन है वो भी पढ़ लेते हैं, सही है या नहीं। 2000 में बहुराष्ट्रीय कंपनी के लोग कोचाम्बाम्बा शहर छोड़कर चले गए और सरकार ने प्रदर्शनकारियों की मांगों पर सहमति जताई थी। हाँ भाई, सहमति जता दी थी प्रदर्शनकारियों की मांग पर सरकार ने। और फिर बोलीविया के लोगों ने पानी के निजीकरण के खिलाफ 1999 में आंदोलन की शुरुआत की थी। देखो है ना, 1999 में आंदोलन की शुरुआत की थी जो कि 2000 तक चला था, सन 2000 तक चला था। यही तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तो हो गया ऑप्शन नंबर बी, मतलब 2 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 19। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी का मुख्य उद्देश्यों में से एक पंचायती राज संस्थानों का मजबूत करना है। क्या था? मजबूत करना था। ये कौन सा आंसर इसमें सही होगा? एक बार फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे मनरेगा कहते हैं, का मुख्य उद्देश्यों में से एक पंचायती राज संस्थानों को मजबूती करना था। तो मैं आपको बता दूं, ये जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, ये नाम तो बाद में 2009 में हुआ था। 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम चेंज होके ये हुआ था मनरेगा। इससे पहले जो नाम था वो था नरेगा, जो कि 2006 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 2006 में लागू हुआ था। ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टर्ब। तो ये जो नरेगा था, इसका नाम जो पहले नरेगा था, वो 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। कब हुआ था? 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। और फिर उसके बाद 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम चेंज करके MG नरेगा कर दिया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया था, जिसका उद्देश्य था 100 दिन का रोजगार देना। क्या था? 100 दिन का प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार देना, जिसमें 1/3, कितना? 1/3 अर्थात 33% औरतें अनिवार्य थीं, जिसमें 33% औरतें अनिवार्य थीं। लेकिन जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो हो जाएगा 3, इसमें 1/4 दिया है, तो यही हमारा गलत हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय वन सेवा के पूर्ववर्ती इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की स्थापना डैश द्वारा डैश में की गई थी। तो इसका जो आंसर होगा वो डीट्रिच वैंड्रिच ने 1864 में की थी। कब की थी? डीट्रिच वैंड्रिच ने 1864 में की थी। 2 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। कृषि पंप सेटों के चूषण और वितरण लाइनों में उपयोग किए जाने वाले UPVC पाइपों पर निम्नलिखित में से कौन सी प्रमाणीकरण लोगो पाया जा सकता है? तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इस पे कौन सा लोगो पाया जा सकता है? तो ये ISI लोगो था। कौन सा था? ISI लोगो पाया जा सकता था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 नंबर आंसर। कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर। कौन सा? 4 नंबर आंसर हमारा हो जाएगा ISI। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22, आपदा प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी व्यक्ति, समुदाय या क्षेत्र के किसी विशेष खतरे के प्रभाव से क्षतिग्रस्त होने की सीमा को दर्शाता है? तो बता दूं, इसका जो आंसर होगा वल्नरेबिलिटी होगा। कौन सा होगा? वल्नरेबिलिटी, अनिश्चितता, जिसे संविधिता भी कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा 1 नंबर होगा वल्नरेबिलिटी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन वर्ष डैश में खाद्य एवं कृषि संगठन FAO मुख्यालय में हुआ था। तो मैं बता दूं, विश्व खाद्य FAO जो है उसका जो मुख्यालय है वो रोम में है। कहाँ है? रोम में है। तो जिसमें रोम है वो हमारा आंसर हो सकता है, जैसे ये है और ये है, तो 1 नंबर या 3 नंबर हमारा आंसर हो सकता है। लेकिन जो विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन था वो 1996 में हुआ था। कब हुआ था? 1996 में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर 1996, रोम हमारा सही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि FAO का मुख्यालय
रोम में है, इटली रोम में है, और इस ये जो शिखर सम्मेलन है वो 1996 में हुआ। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है भाई? मुख्य इतालवी सेनानी ज्यूजेप गैरिबाल्डी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन दिया है 1829 में वे युवा इटली, जिसे यंग इटली आंदोलन कहते हैं, में शामिल हुए थे। तो मैं आपको बता दूं, ये जो है शामिल तो हुए थे, युवा इटली आंदोलन में शामिल हुए थे गैरिबाल्डी जी, लेकिन 1829 में नहीं हुए थे भाई। ये जो हुए थे 1829 में नहीं हुए थे, ये 1833 में हुए थे। कब हुए थे? 1833 में शामिल हुए थे। तो हमारा पहला आंसर तो हो गया गलत, और हमसे पूछा गया सही। अच्छा, जो सही है वो बताना है। 1834 में पीदमोंट के विद्रोह के दौरान उन्हें इटली छोड़ना पड़ा। हाँ, ये बात भी सही है। पीदमोंट के विद्रोह के दौरान उन्हें इटली छोड़ना भी पड़ा था गैरिबाल्डी जी को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है, और 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हुए। देखिए, ये जो तेंदुलकर पद्धति वाला है, ये तो क्वेश्चन रिपीटेड है भाई। इससे पहले जो शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चन हुआ था, जिसकी मैंने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन करा दिए थे, उसमें भी ये तेंदुलकर समिति का सेम क्वेश्चन था, और सेम मैंने इसका एक्सप्लेन भी किया था। जैसे कि तेंदुलकर, उसमें मैंने समझाया था, जो तेंदुलकर समिति थी वो गरीब के प्राक्कलन का काम करती है, गरीबों की ग्रामीण स्थिति को देखती है। जो कि उन्होंने देखा था 2011-12 में जो स्थिति देखी थी गरीबों की, वो 21.9% लोग जो थे वो गरीब पाए गए थे, गरीबी रेखा से कम पाए गए थे, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था। इस सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, 21.9% पाए गए थे गरीबी रेखा से नीचे, तेंदुलकर समिति के रिपोर्ट के अनुसार, जो कि उसमें आंसर दिया था 22%। तो 22% उसका जो था वो सही आंसर था, ठीक है। तो लेकिन जो एग्जैक्ट रेट था वो 21.9% था। और साथ में ये ग्रामीण में जो गरीबी रेखा से नीचे इन्होंने माना था उस टाइम 2011-12 के टाइम पे, जो 816 रुपये थे प्रति माह, और जो शहर में थे वो 1000 रुपये प्रति माह कमाते थे जो लोग, उन्हें गरीबी रेखा से नीचे माना था, जो कि 21.9% थे। 21.9% तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट में आया था ये। तो आगे बढ़ते हैं, और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का। तो आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, एक्सप्लेनेशन भी पसंद आया होगा, और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो 7 और 8 जुलाई को होने वाला है उसमें अगर आएगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। और आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो आप प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर अच्छी लग रही है हमारी वीडियो तो हमारी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या करें? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए।